वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू एसटी बायोलॉजी। आज जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव वर्क। हमने पिछले टॉपिक में अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म इस पे हमने बात की थी। फिर हमने स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर पे बात की थी। आज हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दैट इज एंड्रोशियम, यस एंड्रोशियम में स्टेमेंस, इसके स्ट्रक्चर को समझेंगे बराबर। फिर उसके बाद हम लोग आगे एंथर के स्ट्रक्चर को समझेंगे बराबर। फिर एंथर में पोलन ग्रेन कहाँ प्रोड्यूस होते हैं उस पर बात करेंगे। फिर पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर समझेंगे और पोलन ग्रेन से गमेट कैसा बनते हैं यहां तक बात करेंगे। मतलब हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एंड्रोशियम, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, टीएस ऑफ एंथर बराबर, स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन एंड पोलन ग्रेन से मेल गमेट कैसे बनते हैं दैट इज डेवलपमेंट ऑफ मेल गमेटोफाइट, इस टॉपिक तक हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं बराबर। मेल फ्लावर में एंजियोस्पर्म में जो मेल पार्ट है दैट इज एंड्रोशियम। ठीक है बराबर, एंड्रोशियम। और एंड्रोशियम किससे बना होता है? स्टेमेन से। The member of androecium is called stamens बराबर। और बेसिकली एक फ्लावर में स्टेमेंस मल्टीपल नंबर में होते हैं। ठीक है, तो स्टेमेंस के स्ट्रक्चर को समझते हैं कि स्टेमेंस में क्या क्या होता है। तो स्टेमेंस में एक पर्टिकुलर स्टेमेन में क्या क्या होता है, ये उसकी स्टॉक दैट इज फिलामेंट, द स्टॉक ऑफ स्टेमेन इज कॉल्ड फिलामेंट, दिस फर्टाइल पार्ट इज एंथर। ठीक है, ये दो मेन चीजें तो हो गई, एंथर और फिलामेंट। बट फिलामेंट और एंथर को जोड़ने वाला जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज अ कनेक्टिव। फिलामेंट और एंथर को जो जोड़ने वाला स्ट्रक्चर होता है उसको क्या बोलते हैं? कनेक्टिव। ठीक है, हो गया। फिर एंथर की बात करते हैं, चलो एंथर में बात करते हैं। तो एंथर में बेसिकली जो एंथर होता है वो डाइथिकस होता है। मैंने क्या बोला कि बेसिकली जो एंथर होता है वो डाइथिकस मतलब दो लोब वाला होता है। ठीक है, तो अब सर इसको कैसे समझे? तो देखो ध्यान दो, कुछ इस तरीके से बात होती हो। यस, जैसे कि ये एंथर का एक लोब बराबर और ये एंथर का एक लोब, और ये इस तरीके से एंथर जुड़ा होता है। ठीक है, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है बराबर। मैंने कहा लगे ईच एंथर कंसिस्ट टू लोब बराबर, और हर लोब में दो पोलन सैक होते हैं, हर लोब में दो पोलन सैक होते हैं। और बेसिकली एंथर में कितने लोब होते हैं? दो लोब। एंड दो लोब वाले एंथर को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज डाइथिकस एंथर। दो लोब वाले एंथर को हम लोग क्या बोलते हैं? डाइथिकस। और ज्यादातर केसेस में डाइथिकस एंथर होता है, पर कुछ केसेस में एक लोब वाला भी एंथर होता है बराबर, एंड दैट एंथर इज कॉल्ड एज अ मोनोथिकस। ठीक है, अब एक लोब में दो पोलन सैक या स्पोरेंजिया होते हैं, एक लोब में दो पोलन सैक या स्पोरेंजिया माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। ठीक है, तो मोनोथिकस वाला बाइस्पोरेंजिएट और डाइथिकस वाला टेट्रास्पोरेंजिएट। ठीक है, इतना हो गया। तो बेसिकली डाइथिकस एंथर होता है। अब हम आगे की बात करते हैं कि चलो हमको इसको फिलामेंट से कोई मतलब नहीं है, कनेक्टिव से कोई मतलब नहीं है, पर अगर ये दो लोब वाला है तो कनेक्टिव ने कुछ इस तरीके से दो लोब को जोड़ दिया। ये दो लोब को, ये एक लोब हो गया, ये एक लोब, दोनों लोब को कनेक्टिव ने जोड़ दिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। एंथर में जो डिटेल लेते हैं, तो अगर एंथर को मैं कट सेक्शन में अगर देखूं, एंथर को अगर मैं कट सेक्शन में देखूं मतलब उसका अगर मैं टीएस पे बात करूं, तो अब एंथर जब टीएस पे बात कर रहे हैं तो हम तो टीएस का जो डायग्राम आपके बुक में बना है वो एक मैच्योर एंथर का डायग्राम बना हुआ है बराबर। पर मैच्योर होने से पहले वो इमैच्योर भी होगा। तो आपके बुक में इमैच्योर स्ट्रक्चर पे भी कुछ उन्होंने बात की है। क्या बोला है कि जब एंथर इमैच्योर होता है, जब एंथर
इमैच्योर होता है, यस, तो उसमें दो टाइप की सेल होती है, उसमें दो टाइप की सेल होती है, आउटर वाली इपिडर्मिस, आउटर वाली इपिडर्मिस, और जो उससे इनर होती है वो है पैरेन्काइमा। वैसे तो ये आपको प्लांट टिश्यू पता ही होगा कि पैरेन्काइमा क्या होता है। मतलब बेसिकली अगर इस एंथर को कट सेक्शन में अगर देखूं मैं, तो ये आउटर वाली सेल्स हो गई आपकी, आउटर वाली सेल्स हो गई आपकी, अगर मैं ऐसा गोल कट करके अगर देखता हूं तो ये आउटर वाली सेल्स हो गई इपिडर्मिस की सेल्स, ठीक है, और फिर एपिडर्मिस की सेल्स, और फिर जो इनर सेल्स है जो मैं ब्लैक कलर से बना रहा हूं वो हो गई पैरेन्काइमा की सेल्स। यस, जस्ट समझने के लिए समझो आप, बराबर, ये हो गया उसके अंदर की वो पैरेन्काइमा सेल्स, ठीक है, जो ब्लैक कलर की बनाई है पैरेन्काइमा सेल्स, ठीक है। फिर जब ये बराबर, तो अब उन्होंने वो पैरेन्काइमा सेल को, देखो ये एपिडर्मिस जस्ट नीचे लेयर वाली सेल्स को हाइपोडर्मिस बोला है, ठीक है। अब ये जो हाइपोडर्मिस की जो सेल, एपिडर्मिस की जस्ट नीचे की लेयर क्या बोलेगा, हाइपोडर्मिस, और दिस इज नथिंग बट जस्ट पैरेन्काइमा सेल। अब जब ये मैच्योर होता है तो ये जो हाइपोडर्मल सेल्स है ये क्या होती है, डिफरेंशिएट होती है, बराबर। ये जो हाइपोडर्मल एपिडर्मिस से जो इनर सेल्स है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, हाइपोडर्मल सेल, जो कि क्या है, पैरेन्काइमा सेल्स है, तो वो जब मैच्योरिटी पे जब पहुंचती है, बराबर, जब वो मैच्योरिटी पे पहुंचती है तो वो डिफरेंशिएट होती है, वो अलग अलग सेल्स में कन्वर्ट होती है। जैसे कि चलो एपिडर्मिस आउटर हो गया, बराबर, पर जैसे ही वो डिफरेंशिएट होती है तो वो डिफरेंशिएट सबसे पहले क्या होती है, हाइपोडर्मल सेल जो है वो डिफरेंशिएट काइम होती है, आर्किस्पोरियल सेल्स में कन्वर्ट होती है, काइम में कन्वर्ट होती है, आर्किस्पोरियल सेल्स में कन्वर्ट होती है, बराबर, आपकी बुक में मेंशन किया गया है। फिर वो जो आर्किस्पोरियल सेल्स जो है, बराबर, वो जो आर्किस्पोरियल सेल्स जो है वो भी दो टाइप की सेल्स में डिफरेंशिएट होती है, इनर वाली, जैसे देखो ये देखो ये जैसे पूरी पैरेन्काइमा सेल जिसको आप हाइपोडर्मल सेल बोल रहे हो, तो इसमें से एक एक लेयर, तो सबसे जो इनर लेयर होंगी वो स्पोरोजिनस टिश्यू में कन्वर्ट होती है, जो सबसे इनर है, जो सबसे अंदर तरफ में है, वो स्पोरोजिनस टिश्यू, मतलब वो सेल्स जो स्पोर्स बनाने वाली है, वो सेल्स जो स्पोर बनाने वाले हैं, क्योंकि यू नो एंथर इज नथिंग बट दैट पार्ट ऑफ फ्लावर, एंथर इज नथिंग बट दैट पार्ट ऑफ फ्लावर वेयर द पोलन ग्रेन इज फॉर्म्ड, बराबर, जहां पर पोलन ग्रेन बनने वाले हैं। तो पोलन ग्रेन बनने, पोलन ग्रेन इज नथिंग बट स्पोर, और स्पोर को बनाने के लिए स्पोर मदर सेल तो होगी कोई, हाँ, तो वही, तो यहाँ पर जो सेंटर में जो सबसे जो आगे, मैंने क्या बोला कि जो हाइपोडर्मल जो पैरेन्काइमा सेल्स है, यस, ये जो हाइपोडर्मल सेल्स है, ठीक है, हाइपोडर्मल सेल जो है ये काइम कन्वर्ट हो रही है पहले आर्किस्पोरियल सेल में, फिर ये जो आर्किस्पोरियल सेल है उसका जो सबसे इनर जो पार्ट है वो काइम कन्वर्ट हो रहा है स्पोरोजिनस टिश्यू में, यस, टिश्यू मतलब स्पोरोजिनस सेल, देन वो स्पोरोजिनस सेल कन्वर्ट इनटू स्पोरोजिनस टिश्यू, मतलब वो टिश्यू या वो सेल जो कि स्पोर बनाने वाली है। और जो बाकी की सेल्स है, जो आउटर जो ये आउटर जो सेल्स है, ये सेल्स अलग अलग सेल्स में डिफरेंशिएट होंगी, जैसे कि टपेटम, मिडल लेयर और एंडोथेलियम, ठीक है। तो इस तरीके से अगर मैं बात करता हूं तो मैं एक मैच्योर अगर एंथर का टीएस देखूं तो मेरे को कुछ इस तरीके से बातें मिलने वाली। अब ध्यान दो, अब इसको नोट करके लो आप लोग कि एक मैच्योर एंथर का जब मैं स्ट्रक्चर देखूंगा वो कुछ मेरे को आउटर टू इनर कुछ इस तरीके से दिखने वाला है। तो चलो मैं उसका टीएस देख लेते हैं, ठीक है। टीएस ऑफ एंथर, तो टीएस ऑफ एंथर मतलब कौन सा, मैच्योर वाला, ठीक है। तो मैं उसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं। मैंने इमेच्योर से मैच्योर लिया तो कौन सी सेल्स क्या बन रही है वो देख लिया हमने। अब एक मैच्योर एंथर पे जब हम टीएस देखेंगे तो मैं उसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं, और वो पार्ट है दैट इज एंथर वॉल, ठीक है, और स्पोरोजिनस टिश्यू सबसे इनर, ठीक है। तो एंथर वॉल चार लेयर में डिफरेंशिएट होती है। सबसे आउटर एपिडर्मिस, सबसे आउटर एपिडर्मिस, उसके बाद डायग्राम में भी दिखा रहा हूं मैं,
एंडोथेशियम, देन उसके बाद मिडल लेयर, एंड देन उसके सबसे इनर है टपेटा। ठीक है, एंथर वॉल में 4 लेयर्स हो गई, सबसे आउटर एपिडर्मिस, देन उसके बाद एंडोथेशियम, देन उसके बाद मिडल लेयर, देन उसके बाद टपेटा। और ये फिर सब, ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू जो है ये सबसे इनर स्पोरोजिनस टिश्यू, ये उन सेलों से बना होता है जो सेल अंडरगो टू मियोसिस एंड प्रोड्यूस स्पोर। विच टाइप ऑफ स्पोर? माइक्रोस्पोर, दैट मींस पोलन ग्रेन। तो चलो अब हम क्या करते हैं, कट सेक्शन में एक बार हमारे पोलन ग्रेन, हमारे एंथर को देख लेते हैं। तो देखो आपका इस तरीके से अगर एंथर है, ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं इसको, अब ये उसका कनेक्टिव भी होगा, ऐसा कनेक्टिव से 2 लोग जुड़े। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको ऐसा कट कर रहा हूं, ठीक है, इस तरीके से मैंने उसको ऐसा कट किया और अब मैं उसको ऐसा दिखाने वाला हूं, ऐसा। तो जब मैंने उसको ऐसा देखा तो मेरे को समझ में आया कि यार उसमें तो 2 लोग हैं, ये एक लोग, ये एक लोग। ठीक है, मैं पूरा कट दिखा रहा हूं, तो मेरे को उसके बाजू के भी ये दूसरा लोग है। ठीक है, मतलब ये इधर का एक लोग, इधर का एक लोग, ठीक है, और ये पूरा आपका टीएस ऑफ एंथर। तो मैं अब आउटर से इनर जाऊंगा, अब मैं क्या जाऊंगा, आउटर से इनर जाऊंगा, ये सब आउटर पार्ट रहेगा, और इधर में अंदर की तरफ में आऊंगा। तो आप इधर से इधर आओ, या इधर से इधर जाओ, या इधर से इधर जाओ, या इधर से इधर जाओ, एक ही बात है, हमको देखना है कि कितनी लेयर्स है उसमें। ठीक है, तो ये सबसे आउटर लेयर है, जो ब्लू कलर की बना रहा हूं वो होगी एपिडर्मिस, जो कि पूरी कॉमन रहेगी। ठीक है, ये आउटर लेयर, थोड़ा फास्ट बना देता हूं। ये जो सबसे आउटर लेयर है दैट इज एपिडर्मिस। फिर उसके बाद, और ये एक सिंगल सेल थिकनेस लेयर होती है, और ये नियर अबाउट फ्लैटेन टाइप की सेल होती है, और इसका प्रोटेक्शन का फंक्शन होता है, किसका? एपिडर्मिस। उसके बाद जो इनर लेयर है, उसके बाद जो लेयर है वो भी सिंगल सेल थिकनेस की है, वो भी सिंगल सेल थिकनेस की है, एंड दैट लेयर इज कॉल्ड एज अ एंडोथेशियम। वो भी सिंगल सेल लेयर थिकनेस की है, एंड दैट सेल लेयर। अब मैं इतना नहीं बनाते बैठता, क्योंकि आपको पता है कि ये पूरे कॉमन की है। ठीक है, यहाँ इधर ये पूरी कॉमन है, ये भी पूरी कॉमन है, एंड दैट लेयर इज कॉल्ड एज अ एंडोथेशियम। तो ये जो ब्लैक कलर की बनाई है एंडोथेशियम, ये भी सिंगल सेल थिकनेस और ये भी पूरी कॉमन है, बराबर। फिर उसके बाद अगर मैं सबसे सेंटर पे बात करूं, देखो फिर उसके बाद आती है, कलर देख लो दूसरा, मैं कलर भी जो बना रहा हूं, ये जो बना रहा हूं मैं, ये थर्ड लेयर है, जो कि मल्टीपल थिकनेस हो सकती है, और उस लेयर का नाम है दैट इज मिडल लेयर। और सबसे सेंटर पे, मतलब जैसे कि इस तरीके से लेता हूं मैं, ठीक है, तो ये जो लेयर है सबसे सेंटर पे जो ब्लैक कलर का बना है वो स्पोरोजिनस टिश्यू बन गया, स्पोरोजिनस टिश्यू। ठीक है, स्पोरोजिनस टिश्यू का सबसे सेंटर पे, ठीक है, ये रेड कलर की जो बाकी की जो बनाई वो मिडल लेयर, और इस स्पोरोजिनस टिश्यू को जो लेयर कवर कर रही है, ये स्पोरोजिनस टिश्यू को जो लेयर कवर कर रही है वो टपेटम, मतलब बराबर हो गया, ये इसको लेयर कवर कर रही है टपेटम, ये पूरी टपेटम इसको कवर कर रही है स्पोरोजिनस टिश्यू को, बराबर, उसको कवर कर रही है मिडल लेयर, और फिर उसको कवर कर रही है एंडोथेशियम, और सबसे आउटर है आपकी एपिडर्मिस। ठीक है, तो सबके अपने अपने फंक्शन है। सबसे आउटर वाली जो एपिडर्मिस है प्रोटेक्शन, एंडोथेशियम जो है उसके जो फंक्शन है वो उसको डेहिसेंस के काम में आता है, क्योंकि जब ये अंदर का जो यूकेरियोट मैच्योर हो जाता है, ये सेल जब पोलन ग्रेन बन जाती है, ये ऐसा पोलन सेल यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, बराबर। तो अभी ये जस्ट अभी मैच्योरिटी में है, और अभी और मैच्योर होके पोलन ग्रेन रिलीज करने वाला है, पोलन ग्रेन बनने को अभी। ठीक है, तो यहाँ पर और ये एक और पोलन सेक रहेगा, इस लोग ये यहाँ पर और एक पोलन सेक रहेगा, यहाँ पर और एक पोलन सेक रहेगा। तो देखो एक लोग में 2 पोलन सेक, एक लोग में 2 पोलन सेक, तो ये 4 पोलन सेक, दैट इज अ टेट्रास्पोरेंजियम। ठीक है, एक और ध्यान दो, फिर और इसको अराउंड करेगी टपेटम, अंदर में स्पोरोजिनस टिश्यू, और बाकी की जो बच जाएगी वो मिडल लेयर। ठीक है, तो मिडल लेयर जो पैरेन्काइमा सेल है, एपिडर्मिस प्रोटेक्शन, एंडोथेशियम जो है वो डेहिसेंस के काम में, क्योंकि जब
आपका ये जब अंदर में जब पोलन ग्रेन बन जाते हैं तो पोलन ग्रेन को बाहर भी निकलना है, तो ये जो एंडोथेशियम होता है यहाँ से थोड़ी थिन होती है, और जो एंडोथेशियम जो होती है ना, इनकी जो सेल वॉल है इनमें एक स्पेशल टाइप का पॉलीसैकेराइड की थिकनिंग होती है जिसको कैलोज बोलते हैं, बराबर। और ये जो कैलोज है ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर का है, जो कि वाटर को एब्जॉर्ब करता है, और वाटर को एब्जॉर्ब करने के कारण वो एक पुल जनरेट करता है, जिस कारण से वो जहां से थिन होती है वहां से वो क्रैक कर देती है और वहां से रास्ता बन जाता है पोलन ग्रेन को बाहर निकलने के लिए। तो इस लेयर का काम आपका डेhiscence का हो गया। मिडल लेयर तो जो है ये पैरेन्कामा नेचर पैरेन्कामा है, तो ये न्यूट्रिशन का ही रोल प्ले करेगी। और जब मैच्योरिटी बहुत मतलब ये जब फुल मैच्योर हो जाता है तो मिडल लेयर क्या हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है। मिडल लेयर क्या होती है, डिसअपियर हो जाती है। और ये दोनों जो पोलन चेंबर्स है, ये जो पोलन सैक्स है, बराबर, ये दोनों जो पोलन सैक है ये कॉमन हो जाते हैं, ये दोनों कॉमन हो जाएंगे, ये दोनों कॉमन हो जाएंगे, और एक कॉमन क्या बन जाएगा, पोलन चेंबर, क्योंकि मिडल लेयर वहां से गायब हो जाएंगे। फिर अगर मैं टपेटम की बात करूं, उसके बाद की टपेटम, तो ये थोड़ी सी सिंगल लेयर ही होती है और ये सिर्फ स्पोरोजेनस टिश्यू को राउंड करती है, बराबर। और ये न्यूट्रिटिव फंक्शन की होती है इस स्पोरोजेनस टिश्यू को, बराबर। ये मल्टी न्यूक्लियेट होती है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है इनमें, टपेटम की बात कर रहा हूं मैं, टपेटम की सेल्स की। और ये जो स्पोरोजेनस टिश्यू है ये उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, बराबर। और वो जो स्पोरोजेनस टिश्यू की जो सेल्स है, बराबर, ये आगे चल के पोलन ग्रेन बनेंगी। तो पोलन ग्रेन की जो आउटर लेयर होती है जिसको एक्साइन बोलते हैं, बराबर, ये जो सेल्स है आगे चल के पोलन ग्रेन बनने वाली है, बराबर। तो वो जो पोलन ग्रेन के आउटर जो लेयर होती है जिसको एक्साइन बोलते हैं, वो एक्साइन स्पोरोपोलनिन नाम के केमिकल से बनी होती है। अगेन आई रिपीट कि जो पोलन ग्रेन की जो आउटर लेयर होती है उसको एक्साइन बोलते हैं, और वो स्पोरोपोलनिन नाम के केमिकल से बनी होती है, और वो जो केमिकल है ये टपेटम प्रोवाइड करता है, बराबर। मतलब हम क्या बोल सकते हैं, टपेटम जो है ये स्पोरोजेनस टिश्यू को नरिशमेंट एज वेल एज पोलन ग्रेन की जो आउटर लेयर है जिसको एक्साइन बोलते हैं वो फॉर्मेशन में वो उसका वो फंक्शन है, ठीक है। यस, इतना समझ में आ गया, बराबर। अब इस स्पोरोजेनस टिश्यू की बात करते हैं। इस स्पोरोजेनस टिश्यू में जितनी भी सेल्स हैं ये सारी सेल्स डिप्लॉयड है। इस स्पोरोजेनस टिश्यू में जितनी भी सेल्स है वो सारी की सारी सेल्स कैसी है, डिप्लॉयड है, बराबर। और ये डिप्लॉयड सेल्स एक्ट एज अ एमएमसी, माइक्रोस्पोर मदर सेल। दिस डिप्लॉयड सेल इज नथिंग बट माइक्रोस्पोर मदर सेल, और ये सेल undergo to meiosis, this diploid cell undergo to meiosis to produce four haploid non-motile pollen grains, बराबर। इट्स नॉट अ गमेट। आपको पता है कि जब भी कोई डिप्लॉइड से मियोसिस जाती है तो मियोसिस 1 और मियोसिस 2, तो ये हो गई आपकी यहाँ पे बहुत सारी सेल्स है, यहाँ की किसी भी एक सेल को कंसीडर किया मैंने, बराबर। जिस एक सेल के अंदर अगर ऐसा होगा तो सारी सेल भी ऐसी ही होगी। तो सपोज मैंने यहाँ की एक सेल जिसको मैं माइक्रोस्पोर मदर सेल बोल रहा हूँ, और ऐसी माइक्रोस्पोर मदर सेल यहाँ पे बहुत सारी है उस स्पोरोजेनस टिश्यू की, ठीक है क्या, विच अंडरगो टू मियोसिस एंड प्रोड्यूस 4 हैप्लॉइड नॉन मोटाइल पोलन ग्रेन्स मोटाइल नहीं है। और ये जो पोलन ग्रेन्स है ये रिलीज होने से पहले आपस में टेट्राहेड्रली जुड़े होते हैं। मैंने तो आपको ऐसे 4 अलग अलग बता दिए, पर ये रिलीज होने से पहले ये आपस में टेट्राहेड्रली जुड़े होते हैं, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, टिट्रेट, बराबर। मैंने क्या बोला कि ये जो पोलन ग्रेन्स है रिलीज होने से पहले टेट्राहेड्रली आपस में जुड़े होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं टिट्रेट, ठीक है। तो इस तरीके से आपके जो एंथर में पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये था आपका टीएस ऑफ एंथर, बराबर। एंथर में हमने पहले इमैच्योर एंथर की बात की, फिर उसको मैच्योर किया, फिर उसके लेयर की बात की, और किस तरीके से पोलन ग्रेन फॉर्मेशन हो उसके बात की, ठीक है। अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, ठीक है। हम अब क्या करते हैं, पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर में अगर मैं पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर की बात करूं तो पोलन ग्रेन एक सिंगल हैप्लॉइड सेल है। अगेन आई रिपीट कि पोलन ग्रेन जो है ये एक सिंगल हैप्लॉइड सेल है जो कि स्पेरिकल शेप में होता है। बेसिकली पोलन ग्रेन का जो शेप होता है वो स्पेरिकल होता है।
तो चलो देखते हैं कि उसके स्ट्रक्चर में होता क्या क्या है। पोलन ग्रेन एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, तो ये हो गई उसकी सेल मेम्ब्रेन, ये हो गई उसकी जो ब्लू कलर से बनाई है उसकी सेल मेम्ब्रेन, उसमें एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस, ठीक है, ये उसका हैप्लॉइड न्यूक्लियस बराबर, और साइटोप्लाज्म, उसमें उसके बाकी के सेल ऑर्गेनेल्स भी हो गए, पर हम लोग सेल ऑर्गेनेल को कंसीडर नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये पूरा प्रोटोप्लाज्म, ये सेल मेम्ब्रेन, और इस प्रोटोप्लाज्म में ये हैप्लॉइड न्यूक्लियस, और ये उसकी सेल मेम्ब्रेन। अब आपको पता है कि ये भले ही हैप्लॉइड एक सिंगल सेल है, पर है तो प्लांट सेल ना, तो प्लांट सेल को क्या होता है, सेल वॉल। हाँ, तो ये रेड वाली आप उसकी सेल वॉल कंसीडर कर सकते हो, पर यहाँ पे हम उसको सेल वॉल नहीं बोलने वाले, हम उसको इंटाइन बोलने वाले। क्या बोलने वाले हैं, इंटाइन, जो कि सेलुलोज से बनी है बराबर। ये रेड वाली जो बनाई है इंटाइन है, और जो मैं ब्लैक कलर के बनाने वाला हूं वो है उसकी एक्साइन, ठीक है, जो ब्लैक कलर की जो बना रहा हूं मैं क्या है, एक्साइन, ठीक है। तो आउटर वन इज एक्साइन, inner one is intine, and together is called as a sporoderm, दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, स्पोरोडर्म, ठीक है। तो चलो मैं आउटर टू इनर बात करता हूं। सबसे पहले एक्साइन। एक्साइन जो है ये टफ, थिक, नॉन इलास्टिक प्रोटेक्टिव लेयर है बराबर। टफ, नॉन इलास्टिक प्रोटेक्टिव लेयर विच इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन, जो कि टपेटम उसको प्रोवाइड करता है मटेरियल, और बेसिकली ये इतनी रेजिस्टेंट होती है कि इसको टेम्परेचर का कोई फर्क नहीं पड़ता बराबर। इस पे कोई बायोकेमिकल रिएक्शन, बायोकेमिकल एक्टिविटीज नहीं हो सकती, मतलब इसमें कोई एंजाइम्स वगैरह की एक्टिविटी नहीं हो सकती बराबर। तो मतलब इसको पानी से फर्क नहीं पड़ता, टेम्परेचर से फर्क नहीं पड़ता, और किसी केमिकल से नहीं फर्क पड़ता। तो अगर उसको उससे फर्क नहीं पड़ता तो वो उससे ब्रेक नहीं होगी, और अंदर की चीज क्या रहेगी, प्रोटेक्ट रहेगी, ठीक है। ये था एक्साइन के बारे में। फिर और कि एक्साइन जो है ये स्मूथ भी हो सकती है, मतलब उसका सरफेस स्मूथ भी हो सकता है और स्पाइनी भी हो सकता है। तो वो डिपेंड करता है कि वो पोलन ग्रेन किस टाइप की प्लांट स्पीसीज का है, कि उस प्लांट में पॉलिनेशन विंड से हो रहा है कि पॉलिनेशन इंसेक्ट से हो रहा है बराबर। अगर से विंड से हो रहा है जिसको हम लोग एनिमोफिली बोलते हैं, तो उस केस में ये जो एक्साइन रिंग वो स्मूथ रहेंगी। वही अगर इंसेक्ट से हो रहा है तो उसमें से स्पाइनस प्रोसेस हो सकती है बराबर। तो इंसेक्ट से होने वाले को एंटोमोफिली बोलते हैं। तो इट मे बी स्पाइनी, इट मे बी स्मूथ, अगेन इट्स डिपेंड बराबर कि पॉलिनेशन किस टाइप का है। और जो मैंने इसके पहले जो बोला था वो उसकी बेसिक बातें थी कि ये टफ है, नॉन इलास्टिक है, प्रोटेक्टिव कवरिंग है। और कुछ बात कि ये कुछ पार्ट से क्या होती है, एब्सेंट होती है, सम कुछ प्रेजेंट, कुछ जगह से वो प्रेजेंट नहीं होती बराबर। एंड दैट एरिया इज कॉल्ड एज अ जर्म पोर। ये जो एरिया है इस एरिया को क्या बोलते हैं, जर्म पोर्स बराबर। अब ये जर्म पोर भी 3 हो सकते हैं या 1 हो सकता है। तो अगर एक जर्म पोर है तो यूनिपोरेट, और अगर 3 जर्म पोर्स है तो ट्राइपोरेट। तो अगेन वो आपके डाइकोटिलेडोनस और मोनोकोटिलेडोनस की कंडीशन है। मोनोकोटिलेडोनस में 1 पोर होता है और डाइकोटिलेडोनस में 3 पोर होते हैं। अब इस पोर का फंक्शन क्या है, तो ये पोर अंदर से जो पोलन ट्यूब आने वाली है उस पोलन ट्यूब को बाहर की तरफ अलाउ करेगा, ठीक है। तो जर्म पोर की जगह से जो पोलन ट्यूब है वो बाहर की तरफ निकलती है। उसके अलावा जब सबसे पहले तो वो बोलना चाहिए था कि जब पोलन ग्रेन जर्मिनेट होता है तो फूड की जो एंट्री है वहीं से होती है, ठीक है। तो ये था अबाउट जर्म पोर। फिर उसके बाद में इंटाइन, तो इंटाइन आपकी जो है वो सेलुलोज से बनी होती है, और बाद में तो ये उसका प्रोटोप्लाज्म है, जो कि अभी बता दिया था कि सेल मेम्ब्रेन और ये उसके अंदर का साइटोप्लाज्म, उसमें हैप्लॉइड न्यूक्लियस। तो दिस इज अबाउट पोलन ग्रेन, ठीक है। ये तो था अबाउट पोलन ग्रेन। अब पोलन ग्रेन इज नथिंग बट माइक्रो स्पोर। पोलन ग्रेन का यूज होना माइक्रोस्पोर भी है। तो अब आपको तो मैंने शायद पिछले लेक्चर में बताया था कि पहले स्पोर बनता है बाद में गमेट बनता है। तो स्पोर तो बन गया, अब इससे क्या बनेगा, गमेट। अब ये स्पोर खुद कैसा है, हैप्लॉइड, यस। तो ऑब्वियसली ये सेल जो है मियोसिस में तो नहीं जा सकती बराबर। अब इससे जो मेल गमेट बनेगा तो पता नहीं, हो सकता है कि अब अगर सेल डिवीजन अगर होता है तो माइटोसिस ही होगा, क्योंकि हैप्लॉइड सेल मियोसिस में नहीं जाती, ठीक है।
तो चलो देखते हैं कि ये जो एक हप्लॉइड सेल या हप्लॉइड जो स्पोर है ये किस तरीके से डेवलप होता है मेल गमेट्स में, क्योंकि ये मेल स्पोर है तो मेल गमेट बनेंगे इससे, बराबर। तो हमारा जो अगला टॉपिक है दैट इज डेवलपमेंट ऑफ मेल गमेटोफाइट या मेल गमेट्स, डेवलपमेंट ऑफ मेल गमेटोफाइट या मेल गमेट्स। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि मेल गमेट पोलन ग्रेन से मेल गमेट कैसे बन रहे हैं। ठीक है, तो ये दो स्टेप में दो जगहों पे होता है, बराबर। जो मेल पोलन ग्रेन से जो मेल गमेट बनने वाली जो प्रोसेस है ये दो जगह पे होती है, इन पोलन सैक मतलब रिलीज होने से पहले, यस, पोलन ग्रेन का एंथर से बाहर निकल रहा है पॉलिनेशन, तो इन पोलन सैक बिफोर पॉलिनेशन, बिफोर पॉलिनेशन क्या है देखेंगे हम लोग आगे। ठीक है, इन पोलन एंड ऑन द स्टिग्मा एंड ऑन द सेकेंड, ये पहला स्टेप और दूसरा ऑन द स्टिग्मा आफ्टर पॉलिनेशन। ठीक है, अब ये तो ऐसा है अभी रिलीज होने का है, पर रिलीज होने से पहले इसमें कुछ चेंजेस आते हैं। ठीक है, और वो पोलन सैक के अंदर ही होते हैं बिफोर पॉलिनेशन। तो चलो देखते हैं क्या चेंजेस आने वाले हैं। तो कौन सा पेन था पहले, ये अंदर का सेल, जो भी चीजें होंगी इधर होंगे, एक्सन इंटाइन थोड़ी वो इन्वॉल्व होने वाली नहीं है, एक्सन इंटाइन इन्वॉल्व होने वाली नहीं है, तो मैं थोड़ा जल्दी से बना देता हूं। ठीक है, तो ये जो सेल है, इस जो हप्लॉइड सेल है, इट अंडरगो टू माइटोसिस, इट अंडरगो टू माइटोसिस, बराबर। ये अब जाएंगे माइटोसिस में, और ये दो अनइक्वल सेल्स फॉर्म करेंगे, बराबर। और वो दो अनइक्वल सेल्स, एक बड़ी सेल और एक उसी के अंदर एक छोटी सेल, बराबर। तो अब एक्चुअली साइटोप्लाज्म इस तरह से डिवाइड हुआ कि बड़ी सेल के अंदर छोटी सेल फॉर्म हो गई। अब न्यूक्लियस, ये एक न्यूक्लियस और एक दूसरा न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये बड़ी वाली जो सेल है इसका नाम है वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल और ट्यूब सेल, वेजिटेटिव सेल और ट्यूब सेल। एंड ये जो छोटी वाली सेल जिसका न्यूक्लियस बड़ा है उसका नाम है जनरेटिव सेल। दोनों हप्लॉइड सेल, क्योंकि माइटोसिस में गई है जनरेटिव सेल। ठीक है, तो इस स्टेज में ये टू सेल स्टेज स्ट्रक्चर है। तो रिलीज होने से पहले बेसिकली वो इस तरीके का होता है। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा इस न्यूक्लियस को प्रोमिनेंट बना देता हूं, ये इसका न्यूक्लियस थोड़ा प्रोमिनेंट होता है एज कंपेयर्ड टू इस। ठीक है, तो बेसिकली जब पोलन ग्रेन रिलीज होता है तो वो इस स्टेज में होता है, टू सेल स्टेज स्ट्रक्चर में होता है। हाँ, किसी किसी स्पीसीज में ये जनरेटिव सेल भी डिवाइड हो जाती है और दो मेल गमेट बन जाते हैं, पर बेसिकली ज्यादातर केसेस में वो इस स्टेज से इस स्टेज में पॉलिनेशन होता है, बराबर। यस, तो इन पोलन सैक में वो यहां से यहां तक पहुंचा। अब जब वो आफ्टर पॉलिनेशन स्टिग्मा पे पहुंचा, आफ्टर पॉलिनेशन कहां पे आएगा, वो स्टिग्मा पे। यू नो व्हाट इज पॉलिनेशन, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ठीक है, तो दैट प्रोसेस कॉल्ड एज अ पॉलिनेशन। तो अब ये वाला पोलन ग्रेन सपोज टू बी टू सेल स्टेज वाला आपका कहां पर आ गया है, स्टिग्मा पे। ऑब्वियसली सेम स्पीसीज का ही होगा, जिसमें कि ये वाली एक सेल है और ये दूसरी सेल है। ठीक है, मैं उसका थोड़ा सा ये भी बना देता हूं, बाकी का भी बना देते हैं। ठीक है, अब वो एप्रोप्रिएट वाला वहां पे रिसीव हो गया, और जब वो कंपैटिबल वाला पोलन ग्रेन जब वहां पे रिसीव होगा तो ये स्टिग्मा और इस पोलन ग्रेन की इंटरेक्शन होगी। अगर वो सेम स्पीसीज के हैं तो स्टिग्मा से वो क्या करेगा, फूड को रिसीव करेगा, बराबर। स्टिग्मा से क्या मिलेगा, उसको वो नरिश करेगी, बराबर। तो ये जो सेल है, कौन सी, जनरेटिव सेल, वो बढ़ना चालू, सॉरी जनरेटिव वेजिटेटिव जो सेल है वो बढ़ना चालू हो जाएगी। उसको न्यूट्रिशन मिल रहा है, वो बड़ी होती जा रही है, बड़ी होती जा रही है, बड़ी होती। जब वो बढ़ेगी तो ऑब्वियसली अंदर इतनी जगह तो नहीं कि उसको बढ़ने को जगह मिल जाए, तो वो क्या करेगी, जब वो बढ़ रही है तो किसी एक आधे पॉइंट से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, वो बढ़ रही है, दैट इज ग्रो हो रही है, वो सेल बढ़ रही है,
ठीक है, वो जिस जगह से बाहर निकलेंगे वो बाहर निकलना चाहिए। ये उसका न्यूक्लियस भी इधर आ गया, सपोज ये ट्यूब सेल का न्यूक्लियस। तो ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? पोलर ट्यूब। इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? पोलर ट्यूब। ठीक है, अब ये पोलर ट्यूब कंटिन्यू एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ये बड़ी होती जा रही है, बड़ी होती जा रही है। यहाँ पे आपका ओव्यूल है, फीमेल गैमेट है, फीमेल गैमेट कैसे बने देखेंगे हम आगे। ये ग्रो हो रही है। अब ये सेल भी जब जैसी पोलर ट्यूब के अंदर आती है, अब ये सेल भी आ जाएगी इसके साथ में, यहाँ पोलर ट्यूब में आ जाएगी। तो ये पोलर ट्यूब में आने के बाद अगेन जनरेटिव सेल डिवीजन को जाती है और डिवाइड होने के बाद में इट फॉर्म टू हैप्लॉइड नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स। बराबर। तो इस तरीके से इट फॉर्म, वो जो जनरेटिव सेल है अब डिवीजन को जाएगी और उससे टू हैप्लॉइड माइटोसिस में आएंगे और उससे टू हैप्लॉइड नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स फॉर्म होंगे, एंड दैट इज अ डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेट। ठीक है, तो इस तरीके से ये ट्यूब न्यूक्लियस हो गया, ये दो मेल गैमेट हो गए और ये बढ़ते जाएंगी और फाइनली ये यहां तक रीच होगी। अब इसको क्या बोलते हैं हम लोग आगे देख लेंगे, इसको सेफेनोगैमेट हम बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से पोलन ग्रेन से मेल गैमेट बनते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान में रखो कि एक पोलन ग्रेन से टू मेल गैमेट बनते हैं। ठीक है, तो पहले ये इससे दो सेल, फिर ये सेल ये बन ट्यूब मतलब पोलन ट्यूब बनेगी और ये सेल टू मेल गैमेट फॉर्म करेंगे। तो दैट इज अबाउट डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेट इन पोलन सैक बिफोर पॉलिनेशन, ऑन स्टिग्मा आफ्टर पॉलिनेशन। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम लोग डेवलपमेंट ऑफ, मतलब पहले कार्पेल का स्ट्रक्चर समझेंगे, ओव्यूल का स्ट्रक्चर समझेंगे और फिर फीमेल स्पोर बना के उससे गैमेट कैसे बनते वहां तक देखेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल।